हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी वीडियो नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने मुझे अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो पिछली तमाम वीडियोस हैं उन्हें लाजमी फॉलो करते हुए आएँ, क्योंकि बेसिकली हम वेब डिज़ाइनिंग की एक पूरी कोर्स आउटलाइन है जो बिल्कुल स्क्रैच से हम लोगों ने स्टार्ट की है और हम एडवांस लेवल तक उसको पढ़ते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बेसिकली हम हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप हमें मिड से ज्वाइन करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो बिल्कुल बिगनर हैं, उनके लिए ये टॉपिक को समझना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप हमारी जो प्रीवियस तमाम वीडियोज़ हैं उन्हें लाजमी फॉलो करते हुए आएँ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि इस टाइम कैरियर स्टार्ट करने के लिए जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वेब डिज़ाइनिंग का, उसकी नीड है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उनके साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी जो भी टॉपिक से रिलेटेड न्यू वीडियो रिलीज़ होती है वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो चलते हैं जी, अपनी कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो क्या पढ़ा और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जी, हमने लास्ट टाइम टेबल पे काम किया था। आपने टेबल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आपने ये देखा कि रोज़ एंड कॉलम्स किस तरह से बनते हैं, आपने टेबल के बॉर्डर्स को भी देखा और आपने ये भी देखा कि टेबल बेसिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगर बात करें टेबल के फ़ायदे और नुकसान के हवाले से, तो बेसिकली टेबल के फ़ायदे और नुकसान हमारे पास ये हैं कि जनरली हम जो टेबल है, अगर हम उसके एडवांटेजेस यानी कि प्रॉस के बारे में बात करें, उसके फ़ायदे के बारे में बात करें, तो बेसिकली हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ज़रा तरतीब से सेट होता है। एक स्ट्रक्चर लेवल पे, कॉलम लेवल पे, रो के हिसाब से एक प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा जो है वो फॉर्मेट होता है। और अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो देखें जी, टेबल को कंट्रोल करना अभी नाउ डेज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि टेबल की रिस्पॉन्सिव सेट करना बहुत मुश्किल है। अब ये रिस्पॉन्सिव वर्ड क्या है? बेसिकली रिस्पॉन्सिव ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिवाइस फ्रेंडली हो। डिवाइस से मुराद, अगर वो वेबसाइट जो है वो मोबाइल पर खुले तो मोबाइल पर भी अच्छे तरीके से विजिबल होनी चाहिए। अगर वो लैपटॉप पर खुल रही है तो लैपटॉप पे, अगर बड़ी स्क्रीन पे खुल रही है तो बड़ी स्क्रीन पे वो विजिबल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर वो टैब पे खुल रही है तो टैब पे भी प्रॉपर विजिबल हो, तो प्रॉपर फॉर्मेट हो। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिवाइस फ्रेंडली। तो टेबल को डिवाइस फ्रेंडली कंट्रोल करना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसकी यूआई के हवाले से चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी जो डिटेल अगर हम बात करते हैं इसकी यूआई और डिज़ाइन के हवाले से, तो बेसिकली जब आप CSS पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आप जो है वो बेहतर इसको समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जी टेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये मैं ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल में कवर भी किया था। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिकली हम प्रीवियस टॉपिक के साथ कवर कर जाते हैं प्रैक्टिकल में, और मैं आपको साथ साथ बता भी रहा होता हूँ। तो जनरली टेबल की प्रॉपर्टीज़ भी हमने कवर की थी, जिसमें हमने कॉल स्पैन देखा, हमने बॉर्डर देखा। इसी तरह से आप रो स्पैन भी कर सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज़ आपको रिक्वायर्ड हैं आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास टेबल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आज हमने देखना है कि हम अपने पेज में आई फ्रेम जो है वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आई फ्रेम ये होता है कि आप अगर किसी भी दूसरे वेब पेज को या आप किसी दूसरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में या किसी एक एरिया पे आप उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उसके हाफ पार्ट में गूगल खुले और हाफ पार्ट में मेरी वेबसाइट हो। तो ये बेसिकली हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये हम आई फ्रेम के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो चलें जी, जल्दी से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है नोटपैड। और अभी तक हम जो है वो नोटपैड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि हम बिल्कुल लास्ट में, या हम HTML के लास्ट में कह लें, या हम CSS के स्टार्ट में कह लें, हम किसी एडिटर का यूज़ करेंगे। अब किस एडिटर यूज़ करना है वो हम देख लेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ एडिटर्स हैं और किस एडिटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हमने यहाँ पर HTML का टैग ओपन किया, हमने यहाँ पे हेड का टैग ओपन किया और हमने यहाँ पर टाइटल का टैग ओपन करके क्लोज कर दिया। और यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग जो है वो टाइटल की जो वैल्यू है मैं बता देता हूँ। मैंने कहा आई फ्रेम डेमो, कि हम आज आई फ्रेम
डेमो पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बॉडी स्टार्ट की एंड लास्ट में मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। बेसिकली मैं एडिटर यूज़ करने का आदी हूँ, इस वजह से मेरी भी प्रैक्टिस नहीं रहती। तो बेहतर ये है कि आप HTML की पहले प्रैक्टिस करें और फिर आप एडिटर पे आए। नोटपैड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए। बहरहाल ये हमने एक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली H3 की, और H3 की हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पर कहा आई फ्रेम डेमो, कि ये हमारे पास बेसिकली एक आई फ्रेम का डेमो हो गया। और इसमें मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर चुका हूँ, तो इसको सही कर लेते हैं। तो इसको सेव किया मैंने। अब सेव करने के लिए Ctrl S, और सेम हमारा एक ऑलरेडी डेस्कटॉप पर फोल्डर बना हुआ है माई वेब के नाम से, उसी में जाकर मैंने यहाँ पर लिख लिया आई फ्रेम डेमो, और मैं एक्सटेंशन इसका देना भूल गया हूँ। अब जब आप इस तरह की सूरत में आ जाएं तो देखिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली सेव हो चुका है एक टेक्स्ट फाइल से। तो आप क्या करें, अपनी फाइल में जाएं और आप उसको सेव एज़ करें, और सेव एज़ करने के बाद आप सेम उसी फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर आप करते हैं .html, और जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप चाहें यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने .html एक्सटेंशन की फ़ाइल सेव कर दी। जब मैंने ये फाइल सेव की तो ये देखिए हमारे पास आई फ्रेम डेमो आ गया है। मैंने इसमें सिंपल क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अब हमारे पास बेसिकली अगर आप गौर करें तो हेडिंग बेसिकली हमने यहाँ पर देख ली। तो ये बेसिकली एक तो हो गई हमारी हेडिंग। अब असल में हमें जब आई फ्रेम का इस्तेमाल करना है तो हमारे पास आई फ्रेम का यूज़ जो है वो किस तरह से होता है, तो चलें जी उसे देखते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पर कहा आई फ्रेम, और ये एक टैग ओपन किया, और यहाँ पर मैं आई फ्रेम का जो टैग है उसे क्लोज कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक सिंपल आई फ्रेम का टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ। मैंने इसको Ctrl S करके सेव कर लिया। तो ब्राउज़र पे आ जाते हैं और यहाँ पे आगे Ctrl R किया। अब देखिए हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स जो है वो बन गया है, लेकिन इसमें भी हमारे पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है। और उस डिटेल ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आई फ्रेम की हमें सोर्स बताना पड़ेगा कि हम आई फ्रेम जो है वो किस वेबसाइट को अपने जो अपना वेब पेज है उसमें हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। सोर्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो वेबसाइट जो बेसिकली आपको अलाउ करती हैं कि आप उन्हें जो है वो ऐड कर लें अपने पेज में। तो सिंपल मैं अपनी ही जो हमारा वेब बेसिकली पोर्टल है LMS है, मैं उसे ही इंटीग्रेट करता हूं। और मैंने यहाँ लिखा https://portal.freeedulab.com, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ आया, Ctrl R किया। अब ये देखिए आप कि अब हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारा जो पोर्टल है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब इसमें इसका साइज़ जो है वो हमें बेसिकली बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो भी हम सेट कर लें। तो मैंने कहा विड्थ इसकी 500 होगी एंड हाइट जो है वो भी इसकी 500 होगी। सेव करके Ctrl R किया। अब देखिए कि अब हमारे पास जो थोड़ी सी स्क्रीन है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपल कोई भी विड्थ अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो आपको मेजरली जो है वो रिस्पॉन्सिव इश्यूज़ जो है वो फेस करने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको इसको बेसिकली रिस्पॉन्सिव जो है वो करना होगा। तो आप चाहें तो आप इसके ऊपर स्टाइल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं CSS के थ्रू, लेकिन वो जब आप पढ़ रहे होंगे आप उस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, आई फ्रेम के कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अभी तो आपने ये फ़ायदा देखा कि आपने एक दूसरी वेबसाइट को ऐड कर लिया अपनी वेब पेज के अंदर, लेकिन अगर हम मेरी जो वेबसाइट है वो हमें अलाउ ना करे तो हम अपने वेब पेज में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते किसी भी वेबसाइट की। जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैं गूगल को अपने जो मेरा पेज है उसमें मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने सिंपल google.com लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके Ctrl R किया। तो आप ये देखिएगा कि गूगल जो है वो रिफ्यूज़ करता है हमारे कनेक्शन को, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम उसे जो है वो एज आई फ्रेम अपनी वेब पेज में जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमने देखा बेसिकली कि हम किस तरह से आई फ्रेम बना रहे होते हैं, आई फ्रेम को जो है वो
कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप अपनी किसी दूसरी वेबसाइट को यहाँ पे इंटीग्रेट करें, आप ये चाहते हैं कि आप अपने किसी एग्जिस्टिंग पेज को इसमें इंटीग्रेट करें अपने पेज में, तो वो किस तरह से होगा, चलें ये देखते हैं। मैंने क्या किया कि हमने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हुए हैं। जैसे हमारे पास एंकर टैग है, हमारे पास ब्रेक का टैग है, ईमेल है, एम्बेड यूट्यूब वीडियो है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पेज को बेसिकली एम्बेड करते हैं अपने उस पेज के अंदर। तो मैंने सिंपल इसको रीनेम किया ताकि मैं इसका नेम पिक कर सकूं। मैंने यहाँ से इसका नेम पिक किया, वापस से अपनी फाइल में गया और यहाँ जाने के बाद मैंने सिंपल अपनी पेज का नेम बताया और इसे मैंने कहा HTML, कंट्रोल S कर दिया, वापस से आए कंट्रोल R किया। अभी देखिए कि मेरा जो HTML का पेज है वो बेसिकली मेरे इस पेज में मुझे एम्बेड हो गया। अब आप जो साइज़ है वो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी रखना चाह रहे हैं तो वो अपने हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली ये देखा कि एक्सटर्नल वेब और इंटरनल वेब पेजेस जो हमारी वेबसाइट के हैं वो किस तरह से इंटीग्रेट हो सकते हैं हमारे पेज में। इसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो कहीं और है तो आप उसको यहाँ अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप उसको लिंक कर रहे होते हैं। लेकिन यूजुअली अब हमारे पास इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से और दूसरे कंसर्न के हवाले से बेसिकली कुछ वेबसाइट जो हैं वो आई-फ्रेम अलाउ नहीं करती। तो आई होप कि आपको बेसिकली आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो समझ में आया हो। अगर इसमें कोई भी क्यूरीज या कोई भी कंसर्न है तो बराए मेहरबानी हमारा जो LMS है वहाँ पे आप जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तो आप वहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर जवाब दे सकूं। और प्लीज़ अगर आप को LMS के बारे में कोई कंसर्न है, आप समझना चाहते हैं, आपको क्लियर नहीं है उस हवाले से कोई भी बात, तो आप जो है वो इसी वीडियो के नीचे बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली जो है वो उसको जवाब दे दूं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इसको प्रैक्टिकल करते रहिए। पिछली तमाम वीडियोस जिनको मैं बार बार कहता रहा हूँ उसको भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहें। ख़ास तौर पे जो हमारे 9th स्टैंडर्ड के 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप कि आपको ये मेरा टॉपिक क्लियर आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा उन्हें जिन्हें बेसिकली इसकी ख़ास तौर पर नीड है, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो है वो लाइव में सेटल होना चाहते हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।